अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज का हमारा जो टॉपिक है, हम पाइल कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे कि पाइल्स जो हैं उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, किस तरह हम वो मेजर कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाइल्स की कैपेसिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है, रिड्यूस या इंक्रीज हो सकती है। तो इन एडिशन टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पाइल इटसेल्फ, पाइल कैपेसिटी इज़ लिमिटेड बाय द सॉइल सपोर्टिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पाइल कैपेसिटी जो है वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। एक तो उसकी सेल्फ लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है, ठीक है, जैसे कि ये पाइल आपको नज़र आ रही होगी, इस पाइल का जो अपनी सेल्फ लोड कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, मतलब एक तो इसकी अपनी सेल्फ लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी, और सेकंड जिस सॉइल पे हमने इसको प्लेस किया हुआ है, ठीक है, जिस सॉइल पे इस पाइल को हमने प्लेस किया हुआ है, सेकंड जो सेकंड जिस चीज़ पे डिपेंड करेगी पाइल्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी, वो सॉइल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी बिल्डिंग का लोड आएगा तो सॉइल खुद उस लोड को कैरी करेगी और उसके बाद उस लोड को ट्रांसमिट करेगी सॉइल के ऊपर। तो सॉइल की जो स्ट्रेंथ है, जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, इसकी सेल्फ लोड कैरिंग कैपेसिटी पे और उस सॉइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी पे जिस पे इसको हमने प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो द लोड कैरिड बाय अ पाइल इज ट्रांसमिटेड टू द सॉइल सराउंडिंग द पाइल बाय, दो चीज़ों से लोड ट्रांसमिट होता है। ठीक है, लोड की ट्रांसमिशन जो है दो मेथड से या दो मीन्स से हो रही होती है। नंबर वन क्या है, फ्रिक्शन और एडहेजन बिटवीन द सॉइल एंड द पाइल सरफेस। ठीक है, सॉइल पाइल आपने जिस सॉइल में प्लेस की हुई है उसमें क्या होगा कि सॉइल और पाइल, ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक फ्रिक्शन या एडहेजन डेवलप होगी। उस फ्रिक्शन की वजह से जो पाइल है वो लोड को कैरी कर रही होगी। नॉर्मली जैसे इस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा कि लोड की वजह से पाइल जो है वो डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो फ्रिक्शन डेवलप हो रही है, वो फ्रिक्शन पाइल की डाउनवर्ड मूवमेंट को रेजिस्ट करेगी, और वो रेजिस्टेंस ही बेसिकली पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी में एडअप हो रही होगी, वो पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही होगी। तो ये फर्स्ट पैरामीटर है। ठीक है, और सेकंड मीन क्या होगा, द लोड इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू द सॉइल जस्ट बिलो पाइल्स टिप। ठीक है, तो ये जो पाइल की आपको टिप नज़र आ रही है, ये जिस सॉइल पे आप इसको प्लेस करेंगे, ठीक है, जिस सॉइल पे भी इस टिप को प्लेस करेंगे, तो सेकंड जो मीन होगा, वो पाइल जो है वो अपनी टिप के थ्रू सारे के सारा लोड या जितना भी उस पर लोड आ रहा है उस लोड को सॉइल पे ट्रांसमिट कर रही होगी। ठीक है, तो दो चीज़ों से लोड ट्रांसमिशन हो रही होती है। नंबर वन जो है पाइल और सराउंडिंग सॉइल जो है, उन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन डेवलप होगी उससे लोड ट्रांसमिट होगा, और सेकंड जो है जिस सॉइल पे आपने पाइल को प्लेस किया हुआ है उसकी टिप रेजिस्टेंस के थ्रू लोड रेजिस्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो पाइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है या अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल, वो किसके इक्वल होगी, लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन और लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू टिप रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होगी, लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन और लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू टिप रेजिस्टेंस। तो इस इक्वेशन में आपको क्यू अल्टीमेट इज इक्वल टू क्यू फ्रिक्शन प्लस क्यू टिप नज़र आ रहा है। तो क्यू अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सिंगल पाइल, और क्यू फ्रिक्शन क्या है, बेयरिंग कैपेसिटी furnished or developed by friction or adhesion between the soil and piles surface। और क्यू टिप क्या होगा, बेयरिंग कैपेसिटी furnished by the soil just below the piles tip। ठीक है, तो पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी दो चीज़ों का कम्बिनेशन होगी, टिप रेजिस्टेंस और स्लीव फ्रिक्शन। नॉर्मली इसके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं स्लीव फ्रिक्शन। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा एलेबोरेट किया गया है, क्यू अल्टीमेट इज इक्वल टू क्यू फ्रिक्शन प्लस क्यू टिप, और क्यू फ्रिक्शन किसके इक्वल होगी, फ्रिक्शन इनटू एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, ये
फ्रिक्शनल लोड कैरिंग कैपेसिटी या स्लीव फ्रिक्शन जो है वो किसके इक्वल होगी, यूनिट फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द सरफेस। एक चीज़ आपको पता है कि जितना कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा फ्रिक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर पायल की लोड कैरिंग कैपेसिटी फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रही है तो हम क्या करेंगे, यूनिट फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे सरफेस एरिया से, पायल के सरफेस एरिया से, वो एरिया जो कि पायल के साथ कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, तो यूनिट फ्रिक्शन को अगर सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारे पास ओवरऑल या टोटल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आ जाएगी, टोटल बेरिंग कैपेसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन हमें पता चल जाएगी। इसी तरह टिप रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगी, क्यू इंटू एरिया ऑफ द टिप। ठीक है, क्यू अब कैपिटल क्यू जो है वो शो कर रहा है लोड को, और स्मॉलर क्यू जो है वो प्रेशर को शो कर रहा है, स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। ठीक है, कैपिटल क्यू का यूनिट जो है वो लोड का यूनिट होगा, और जो स्मॉलर क्यू है उसका यूनिट जो है वो प्रेशर का यूनिट होगा हमारे पास। तो क्यू टिप रेजिस्टेंस जो है इज इक्वल टू लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, या बेरिंग प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द टिप। ये जो आपको टिप नज़र आ रही पाइल की, इस टिप का जो एरिया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास जो आ जाएगी वो क्या बनेगी, क्यू अल्टीमेट इज इक्वल टू यूनिट फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया प्लस बेरिंग प्रेशर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द टिप। In case of end bearing piles, the term Q tip will be predominant, whereas with the friction piles, Q friction will be predominant. और above equation is generalized and applicable to all soils. अच्छा, इसमें ये कहना चाह रहा है कि ऐसी सॉइल्स जिनमें जो एंड बेरिंग पाइल्स होंगे, ठीक है, एंड बेरिंग का मतलब है ऐसी सॉइल्स जिसमें सारे की सारी या मेजर जो बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर है या मेजर बेरिंग कैपेसिटी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो टिप रेजिस्टेंस है। ठीक है, पायल जो है वो लोड को प्रीडोमिनेंटली बियर कर रही है बाय ट्रांसमिटिंग इट टू द सॉइल ऑन विच इट इज़ रेस्टिंग। ठीक है, जिस सॉइल के ऊपर हमारी पायल प्लेस की गई है, जिसके ऊपर वो रेस्ट कर रही है, उसके थ्रू सॉइल जो है वो उसको बियर कर रही होगी। और फ्रिक्शन पायल्स ऐसी पायल्स हैं जिनमें डोमिनेंट जो बेरिंग कैपेसिटी होती है वो स्लीव फ्रिक्शन से आ रही होती है। सॉइल और पाइल का जो कॉन्टैक्ट एरिया है उस कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन से हमारे पास ज़्यादा बेरिंग कैपेसिटी आ रही होती है, और जो एंड रेजिस्टेंस है उससे कम आ रही होती है। नॉर्मली जो कोहेजन लेस सॉइल्स होती हैं, सैंडी सॉइल्स होती हैं, उन सॉइल्स में जो पाइल्स हैं वो एंड बेरिंग पाइल्स होती हैं, क्योंकि उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो टिप रेजिस्टेंस से आ रहा होता है। ठीक है, और इसी तरह जो कोहेसिव सॉइल्स हैं, क्लेई सॉइल्स या फाइन ग्रेन सॉइल्स हैं, उनमें जो मेजर बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर होता है हमारे पास वो स्लीव फ्रिक्शन होता है, और इन पाइल्स को हम फ्रिक्शन पाइल्स कहते हैं। ये चीज़ आपने माइंड में अच्छी तरह रखनी है, एंड बेरिंग पाइल्स और फ्रिक्शन पाइल। एंड बेरिंग ऐसी पाइल्स जो लोड को बियर कर रही होती है अपनी टिप रेजिस्टेंस के थ्रू, और फ्रिक्शन पाइल्स ऐसी पाइल्स होती हैं जो कि लोड को बियर करती हैं स्लीव फ्रिक्शन के थ्रू। ओके, तो अब डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास। जैसे हमने पहले बात कर ली कि पाइल्स जो दो किस्म की हो सकती हैं, एंड बेरिंग भी हो सकती हैं और फ्रिक्शन पाइल्स भी हो सकती हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो एंड बेरिंग पाइल्स हैं वो नॉर्मली कोहेजन लेस सॉइल्स में होती हैं, सैंडी सॉइल्स में होती हैं, और जो फ्रिक्शन पाइल्स हैं वो नॉर्मली कोहेसिव सॉइल्स में होती हैं या क्लेई सॉइल्स में होती हैं। तो अभी हम बेरिंग कैपेसिटी भी सेपरेटली ही डिस्कस करेंगे। तो जब पाइल्स को ड्राइव किया हुआ है आपने सैंड में, ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल में जब पाइल को ड्राइव करेंगे तो क्या होता है कि सॉइल प्रेशर नॉर्मली इंक्रीजेज एज द डेप्थ इंक्रीजेज। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही होती है प्रेशर, सॉइल प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन पाइल्स के केस में थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है हमारे पास। इन द स्पेशल केस ऑफ पाइल्स ड्रिवन इन सैंड, हाउएवर इट हैज़ बीन डिटरमिन्ड that the effective vertical overburden stress of soil adjacent to a pile does not increase without limit until a certain depth of penetration is reached. ठीक है, below this depth which is called the critical depth या DC, effective vertical stress remains more or less constant. तो स्टार्ट में हमने जो बात की थी
कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी पाइल सॉइल का जो अफेक्टिव स्ट्रेस है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। पाइल्स के केस में थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है, ऐसा नहीं होता। उस केस में क्या होगा कि एक सर्टन डेप्थ तक, एक सर्टन लिमिट तक जो है प्रेशर इंक्रीज होगा, और उस सर्टन लिमिट के बाद जो है प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। वो जो सर्टन लिमिट है, जो टिपिकल डेप्थ है, उसको हम नॉर्मली क्रिटिकल डेप्थ का नाम देते हैं। जैसे इस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा, वर्टिकल पे हमारे पास डेप्थ है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल पे इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जा रही है, ओवरबर्डन प्रेशर जो इंक्रीज होता जा रहा है अप टू क्रिटिकल डेप्थ, और क्रिटिकल डेप्थ के बाद इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो गया है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। द क्रिटिकल डेप्थ इज इंडिपेंडेंट ऑन द फील्ड कंडीशन ऑफ द सैंड एंड पाइल साइज। Tests indicate that the critical depth ranges from about 10 times pile diameter for loose sand to about 20 times pile diameter for dense compacted sand। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आपने ये देखना है कि क्रिटिकल डेप्थ कितनी होगी, तो आप पाइल के डायमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से फॉर लूज सैंड्स, एंड 20 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमारे पास डेंस कॉम्पैक्टेड सैंड है। अगर मीडियम रेंज है तो आप 10 से 20 के दरमियान में कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ जो यहाँ पे माइंड में रखनी है अच्छी तरह, द क्रिटिकल डेप्थ जो है, ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ फील्ड कंडीशन पे और पाइल, फील्ड कंडीशन पे डिपेंड करती है और पाइल साइज पे डिपेंड करती है। तो फील्ड कंडीशन पे डिपेंड करने का मतलब है कि सॉइल की डेंसिटी क्या है, ठीक है। अगर डेंस सैंड है या लूज सैंड है तो जाहिर बात है कि पाइल डायमीटर को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वो डिफरेंट होगा। अगर डेंस सॉइल है तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर लूज सैंड है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास स्किन रेजिस्टेंस का केस आ गया, ठीक है। तो नॉर्मली जो है स्किन रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, एफ इंटू एरिया ऑफ द सरफेस, जो हमने स्टार्ट में बात की थी। स्किन फ्रिक्शन जो है या स्लीव फ्रिक्शन, वो यूनिट फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सरफेस के इक्वल होगी। इसी को हमने सिंप्लीफाई किया तो पाइल सर्कम, ये किसके इक्वल हो जाएगी, पाइल सर्कमफेरेंस इंटू एरिया अंडर सिग्मा वी डैश डायग्राम इंटू के इंटू टैन ऑफ डेल्टा। ठीक है, पाइल सर्कमफेरेंस जाहिर बात है पाई इंटू डी होगा या 2 पाई आर कह दो इसको, एरिया अंडर सिग्मा वी डैश डायग्राम। ठीक है, ये जो अफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस है, इसका जो एरिया बनेगा हमारे पास, ये जो फिगर बन रही है, इसका जो एरिया बन रहा होगा यहाँ पे वो एरिया आ जाएगा। जैसे इस केस में ये पहले ट्राइंगल बनेंगे और सेकंड रेक्टेंगल बनेंगे, ठीक है। तो टोटल एरिया जो है वो इन दोनों का सम होगा, और साथ में के जो है, के कांस्टेंट है, ये फैक्टर है, और टैन डेल्टा जो है वो भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ के इज अज्यूम टू बी बिटवीन 0.6 एंड 1.25 with lower values used for silty sands, higher values used for other deposits। के जो है बेसिकली लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट होगा, तो इसकी वैल्यू जो है 0.6 से लेके 1.25 के दरमियान होती है डिफरेंट सिनेरियोस में। और तो और टैन डेल्टा की वैल्यू जो है वो मटेरियल टाइप पे डिपेंड करेगी। अगर कंक्रीट है तो टैन डेल्टा 0.45 होगा, वुड है 0.4, और इसी तरह ये डिफरेंट हो गया। पाइल का जो भी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, उस मटेरियल के बेसिस पे आप देखेंगे कि टैन डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, तो टैन डेल्टा की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरह और सेकंड पार्ट जो होता है, जैसे हमने एक सिचुएशन में हमने देखा था कि पाइल की जो कैपेसिटी है वो दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, स्लीव फ्रिक्शन का और टिप रेजिस्टेंस का। स्लीव फ्रिक्शन का फार्मूला ये आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ होगा जिसमें पाई है, डी है, एरिया अंडर सिग्मा वी डैश डायग्राम है, के है और टैन डेल्टा है। और इसमें के की वैल्यू जो है 0.6 से 1.25 के दरमियान आपने चूज़ करनी है, और जो टैन डेल्टा की वैल्यू डिपेंड करेगी कि पाइल का मटेरियल कौन सा है,
उस मटेरियल के बेसिस पे आपने इसको चूज़ कर लेना है। जो सेकंड पार्ट होता है बेरिंग कैपेसिटी का वो है एंड बेरिंग। तो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल टिप और एंड बेरिंग इज गिवन बाय क्यू टिप इज इक्वल टू सिग्मा वी डैश मल्टीप्लाइड बाय एन क्यू। सिग्मा वी डैश क्या है? इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एडजेसेंट टू द पाइल्स टिप। सिंपली आपने सॉइल के यूनिट वेट को, ठीक है, जो भी इसके साथ सॉइल है उसके यूनिट वेट को मल्टीप्लाई कर देना है हाइट से, तो आपके पास सिग्मा वी डैश आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिग्मा वी इज इक्वल टू गैमा इंटू जी, ठीक है। तो ये करेंगे तो आपके पास सिग्मा वी डैश आ जाएगा। और एन क्यू जो है वो बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, जो कि डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे, फाई पे। तो आप क्या करते हैं, जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे तरजागी मेथड अगर यूज़ कर रहे हैं और 40 डिग्री आपके पास फाई है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 40 डिग्री है, तो आप क्या करते हैं कि इस ग्राफ को यूज़ करते हुए आप बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल अगर 40 डिग्री है तो आप 40 से लाइन स्टार्ट करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे अप टू तरजाकी कर्व, और वहाँ पे जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वहाँ से आप हॉरिजॉन्टली उसको वैल्यू रीड कर लेंगे। जैसे इस केस में नॉर्मली एन क्यू जो है वो 80 के करीब आ रहा है। तो इस तरह से आप फाई को यूज़ करते हुए बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारे पास इक्वेशन बनेंगी वो क्या होगी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पाइल, मैं सिंगल का वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पाइल इज इक्वल टू यूनिट फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया प्लस टिप क्या क्यू अल्टीमेट इनटू एरिया ऑफ द टिप। ये जो क्यू है ये सरचार्ज वेट भी आप इसको कह सकते हैं, कुछ भी इसको कह लें, तो ये बेसिकली सिग्मा वी डैश इंटू एन क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो स्किन फ्रिक्शन का फार्मूला जो हमारे पास ये बन जाएगा जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है, और टिप रेजिस्टेंस का फार्मूला जो है वो ये बनेगा। तो किसी भी पाइल की अगर आपने लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है तो ये दोनों वैल्यूज यूज़ की जाएंगे। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें, अ कंक्रीट पाइल इज टू बी ड्रिवन इनटू अ मीडियम डेंस टू डेंस सैंड, द पाइल्स डाया इज 12 इंचेस एंड its embedded length is 25 feet. Soil conditions are as shown in figure. No groundwater was encountered and the groundwater is not expected to rise during the life of the structure. The required क्या है इसमें, the pile's axial capacity if the coefficient of lateral pressure K is assumed to be 0.95 and the factor of safety is 2. वैल्यूज आपके सामने हैं, और जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो ये है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल जो है वो इसके इक्वल होगी। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखो पाई 3.14 है, डी जो है डायमीटर ऑफ पाइल 12 इंचज़ है तो 1 फीट हो जाएगा, एरिया अंडर सिग्मा वी डैश इंटू डेप्थ कर्व, और के है और tan डेल्टा है। के की वैल्यू बता दी गई है कि 0.95 होगी, ठीक है, और कंक्रीट पाइल है तो tan डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0.45 हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। कंक्रीट पाइल है तो tan डेल्टा की वैल्यू 0.45 होगी। इसी तरह मीडियम डेंस टू डेंस सैंड है तो इसका मतलब है कि जो क्रिटिकल डेप्थ है वो 10 से 20 के दरमियान में होगी, तो हम नॉर्मली इसको 15 कंसीडर कर सकते हैं। क्रिटिकल डेप्थ जो 15 होगी तो ये डायग्राम हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली इसमें ये करेंगे, सिग्मा वी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे गैमा जी से और एक हाइट से मल्टीप्लाई करके आपके पास इस फिगर का एरिया आता जाएगा। इस फिगर को अगर आप देखो तो इसके दो पोर्शन है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर पोर्शन है और एक ट्रायंगुलर है, तो दोनों का एरिया आपने अलग अलग फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई करना है। उसको दोनों का एरिया अलग अलग से फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एंड बेरिंग के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा वी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे एन क्यू से और एरिया ऑफ द टिप से। एरिया ऑफ टिप क्या होगा, पाई इंटू डी स्केयर, सॉरी पाई डी स्केयर ही होगा।
पाई बाई 4d² होगा, पाई इंटू r² होगा और पाई बाई 4d² होगा, और सिग्मा वी डैश और एन क्यू। ठीक है, सिग्मा वी डैश गैमा इंटू एच हो जाएगा, जितनी भी हमारी पाइल की लेंथ है। ठीक, जैसे ये गैमा 128 है, एच जो है वो 25 फीट होगा। ठीक है, तो ये सिग्मा वी डैश आ जाएगा हमारे पास। और इसके अलावा जो एन क्यू है वो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। फाई की वैल्यू हमारे पास 38 डिग्रीज है। तरजागी का अगर मेथड को यूज़ करें तो 38 ये ऑलमोस्ट 60 आ रहा है। ठीक है, तो एन क्यू जो है वो आप 60 कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन में, और वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास सिंगल पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। ये करने के बाद, ठीक है, ये तो फर्स्ट सिनेरियो था। सेकंड सिनेरियो में उन्होंने क्या कहा है कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो ग्राउंड सरफेस से 10 फीट की डेप्थ पे है, ग्राउंड सरफेस से 10 फीट की डेप्थ पे है। तो इस केस में क्या होगा कि हमने जो सिग्मा वी डैश फाइंड करना है उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। जो हमारे पास ड्राई सॉइल है उसमें सिग्मा वी डैश की वैल्यू क्या होगी, गैमा 128 इंटू 10 फीट। ठीक है, क्योंकि 10 फीट सॉइल जो है ड्राई होगी, और जो वेट सॉइल होगी उस केस में क्या होगा, गैमा की जगह गैमा सबमर्ज्ड आ जाएगा। गैमा सबमर्ज जो होगा गैमा माइनस गैमा डब्ल्यू के इक्वल होगा, और गैमा की वैल्यू 128 है हमारे पास, और गैमा डब्ल्यू जो है वो 62.4 होगा। तो इस तरह आप गैमा सबमर्ज फाइंड करके उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिग्मा वी डैश इस जोन में आ जाएगा। तो जो सेकंड सिनेरियो इक्वेशन अगेन सेम होगी, लेकिन उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी चेंज हो जाएंगी। सिग्मा वी डैश की वैल्यू चेंज होगी, स्पेशली उस केस में क्या होगा कि हमारी सिग्मा वी डैश ड्राई सॉइल और वेट सॉइल दोनों का कम्बिनेशन होगा। तो इस तरह से करके आपने ये क्वेश्चन ट्राई करना है। ये क्वेश्चन ट्राई कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं।
ओके, तो अभी तक हमने देखा है कि अगर हमारे पाइल्स जो हैं उनको हमने कोहेजनलेस सॉइल्स में या सैंडी सॉइल्स में प्लेस किया है तो उनकी बेरिंग कैपेसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि अगर हमने क्ले सॉइल में या कोहेसिव सॉइल में पाइल्स को प्लेस किया है तो उस केस में पाइल की बेरिंग कैपेसिटी कैसे फाइंड की जाएगी। जनरल इक्वेशन जो है अगेन सेम रहेगी। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू यूनिट फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया प्लस क्यू इंटू टिप। ठीक है, क्यू जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी और टिप रेजिस्टेंस होगी और मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द टिप। तो इन केस ऑफ पाइल्स ड्रिवन इन क्ले टर्म एफ इन अबव इक्वेशन इज एडहेजन बिटवीन द सॉइल एंड द साइड्स ऑफ द पाइल। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमने एफ जो है जिसको जो कि कोहेजन थी लास्ट केस में, इस केस में एफ जो है वो एडहेजन बन जाएगी। तो यूनिट एडहेजन बिटवीन द सॉइल एंड पाइल सरफेस कैन बी डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द कोहेजन ऑफ द क्ले सी बाय द एडहेजन फैक्टर ए। तो यूनिट एडहेजन हम कैसे फाइंड करते हैं, एडहेजन फैक्टर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कोहेजन सी। तो सॉइल की कोहेजन को मल्टीप्लाई करेंगे एडहेजन फैक्टर अल्फा से तो हमारे पास यूनिट एडहेजन आ जाएगी या स्मॉलर एफ आ जाएगा। विथ सॉफ्ट क्लेस देर इज अ टेंडेंसी फॉर क्ले टू बिकम इन लूज कॉन्टैक्ट विद द पाइल इन विच केस एडहेजन इज यूम टू बी इक्वल टू कोहेजन। ठीक है, तो सॉफ्ट क्लेस में नॉर्मली क्या होता है कि क्ले जो है वो क्लोजली कॉन्टैक्ट में होती है विद द पाइल। ठीक है, और उस केस में एडहेजन जो है वो कोहेजन के इक्वल ही होती है और उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है हमारे पास 1 आएगा। स्टिफ केस क्लेस में क्या होता है कि जब पाइल को ड्राइव किया जाता है तो सॉइल कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो जाती है। सॉइल की उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से वाइड स्पेसिस आ जाएंगी, वाइड स्पेसिस आएंगी तो कॉन्टैक्ट एरिया रिड्यूस होगा, कॉन्टैक्ट एरिया रिड्यूस होगा तो कोहेजन रिड्यूस होगी। और इस केस में हमारा जो एडहेजन फैक्टर है जो अल्फा है वो 1 से लेसर होगा। ठीक है, तो नॉर्मली एडहेजन फैक्टर हम किस तरह फाइंड करते हैं। द एडहेजन फैक्टर अल्फा कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यू यू ऑफ द क्ले। या इस कर्व में आपको आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास क्यू यू है। ठीक है, और जो वर्टिकल है उसमें हमारे पास अल्फ़ा है। तो हम नॉर्मली ये करते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास क्यू अल्टीमेट जो है वो 1 टन पर स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे जो एवरेज वैल्यूज़ है हमारे पास अल्फ़ा की, और उससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके हम वैल्यू रीड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर क्यू अल्टीमेट हमारे पास 1 टन पर स्क्वायर फीट है या 95.76 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है तो उस केस में हमारा जो अल्फ़ा है जो एडहेजन फैक्टर है वो 0.83 या 0.84 के इक्वल होगा। तो इस कर्व को यूज़ करते हुए हम नॉर्मली एडहेजन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो टिप रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, द बेरिंग कैपेसिटी क्यू इन अबव इक्वेशन एट द पाइल टिप कैन बी एवेल्यूएटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। मैकार्थी 2002 में इक्वेशन ये प्रोड्यूस की थी इसने, सी एन क्यू टिप इज इक्वल टू सी एन एन सी। सी जो है वो कोहेजन है और एन सी जो है बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, नॉर्मली इसकी वैल्यू जो है 9 होती है। तो आप इसको 9C भी कह सकते हैं। क्यू टिप जो है उसको हम 9C के इक्वल भी लिख सकते हैं क्योंकि एन सी की जो नॉर्मली वैल्यू है वो 9 के इक्वल होती है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, Q ultimate is equal to friction into area of surface plus bearing capacity into area of the tip। ठीक है, स्किन फ्रिक्शन किसके इक्वल होगी, एडहेजन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कोहेजन मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द पाइल। सरफेस एरिया क्या होगा कि आपने पाइल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाइल हाइट से तो आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr और पाइल हाइट जितनी भी गिवन है, ठीक है, एच कह दें उसको एल कह दें कुछ भी कह दें, उससे मल्टीप्लाई करने हैं आपने। और एंड बेरिंग जो है वो सी एन सी के क्यू टिप इज इक्वल टू सी एन सी के इक्वल होगी। तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पाइल इन क्ले सॉइल इन कोहेसिव सॉइल इज इक्वल टू एडहेजन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कोहेजन मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द पाइल प्लस कोहेजन इंटू बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर, जहाँ आप इसको 9 भी कह सकते हैं डायरेक्टली, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द
टिप। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है, अ 12 इंच डायमीटर कंक्रीट पाइल इज ड्रिवन एट अ साइट एज शोन इन फिगर, द एम्बेडेड लेंथ ऑफ द पाइल इज 35 फीट। ठीक है, एम्बेडेड लेंथ जो 35 फीट है। डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ द पाइल इज यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2। इसमें गैमा गिवन है हमें 104 पाउंड पर क्यूबिक फीट। क्यू यू जो है ये बेसिकली अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले सॉइल है। क्यू यू इज इक्वल टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द पाइल। तो ये कुछ वैल्यूज हमें दी गई हैं। अब इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्यू अल्टीमेट इज इक्वल टू ए इंटू सी इंटू एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, अल्फा इंटू सी इंटू एरिया ऑफ द सरफेस प्लस सी एंड सी इंटू एरिया ऑफ द टिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा हमने ये कहा था कि डिपेंड करता है क्यू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू है पाउंड पर क्यूबिक पर स्क्वायर फीट में 1400 पाउंड पर क्यूबिक फीट है। ठीक है, तो यहाँ से हम पाउंड को टन में कन्वर्ट करके तो इस ग्राफ को, ठीक है, इस ग्राफ को हम यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो कुछ भी हम फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली पाउंड को अगर आपने टन में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 2000 या 2200 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1400 है, इसको टन में कन्वर्ट करेंगे तो जो है 0.7 टन पर स्क्वायर फीट आ जाएगी। तो 0.7 जो है यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रा की अप टू द एवरेज कर्व। ठीक है, और वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके हमने अल्फ़ा की वैल्यू देख ली। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 0.91 या 0.92 कह सकते हैं इसको। तो ये अल्फ़ा आ गया। जो सेकंड हमें वैल्यू चाहिए वो है सी की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी ट्रिकी है। सी की वैल्यू हमें डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं की गई, हमें क्यू यू प्रोवाइड किया गया है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है। तो क्यू यू इज इक्वल टू 1400 पाउंड पर फीट स्क्वायर। तो आपको याद होगा जब हमने शेयर स्ट्रेंथ का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि क्यू यू इज इक्वल टू 2c। ठीक है, या c इज इक्वल टू क्यू यू बाई 2 के इक्वल होता है। तो इस केस में हमारा जो क्यू यू जब हमें 1400 दिया गया है तो इसका मतलब है कि सी जो है कोहेजन जो है वो इसके हाफ के इक्वल होगी। तो सी जो है वो 700 होगी इस केस में। सी की वैल्यू भी आ गई। सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ द पाइल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो 12 इंचेस डायमीटर है तो रेडियस जो है वो हाफ हो जाएगा, 0.5 फीट हो जाएगा। या आप इसको पाई इंटू डी इंटू एल भी कह सकते हैं। पाई 3.14, डी जो है वो 1 फीट है, 12 इंचेस को 1 फीट कह देंगे हम यूनिट्स को सिमेट्रिकल रखने के लिए। और लेंथ जो है वो 35 फीट होगी। इन वैल्यूज़ को पाई इंटू डी इंटू एल करेंगे तो आपके पास जो है सरफेस एरिया आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट को अगर हम देखें, सी की वैल्यू अगेन 700, एन सी 9 और टिप का एरिया क्या होगा π/4 डी स्क्वायर। एरिया ऑफ द टिप जो है सर्कुलर पाइल है तो उसका एरिया ऑफ द टिप जो है वो π/4 डी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये वैल्यूज इस इक्वेशन पुट करेंगे तो आपके पास अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये वैल्यूज पुट करके तो क्वेश्चन सॉल्व करके ज़रा देखें क्या आंसर आ रहा है।
3 मिनट है आपके पास इन वैल्यूज़ को पुट करके, तो आंसर देखें क्या आ रहा है। अगर कोई इशू हो तो लेक्चर के एंड में आप पूछ लेना मुझसे। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। उसमें क्या है कि हमारे पास दो किस्म की सॉइल्स हैं, एक टॉप पे क्ले लेयर है और एक बॉटम पे क्ले लेयर है। टॉप पे जो क्ले लेयर है उसकी हाइट जो है 20 फीट है, और जो सेकंड क्ले लेयर है उसकी हाइट जो है वो 15 फीट है। अगेन 12 इंच डायमीटर कंक्रीट पाइल है, और डिज़ाइन कैपेसिटी जो है ऑफ द पाइल जो है वो फैक्टर सेफ्टी उसके लिए 2 है। तो इस केस में अगेन ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर होगा। डिफरेंस जो है वो ये होगा कि जो स्लीव फ्रिक्शन है, ठीक है, ये जो पार्ट है हमारे पास ए इंटू सी इंटू एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है, ये दो पोर्शन में आएगा हमारे पास। फर्स्ट लेयर के लिए डिफरेंट होगा और सेकंड लेयर के लिए डिफरेंट होगा। अल्फ़ा अगेन सेम होगा, कंक्रीट पाइल है तो अगेन इसकी वैल्यू जो है वो 0.45 थी आई थिंक, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, अल्फ़ा जो है वो भी डिफरेंट होगा। जो टॉप लेयर है जिसमें क्यू यू जो 1400 है, उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी वो हम देख लेते हैं। पॉइंट, हाँ, अगेन वही होगी 0.9 समथिंग, जितनी हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी, क्योंकि क्यू यू की वैल्यू सेम है। और जो सेकंड लेयर है उसके लिए क्यू यू 4000 है, तो टन में ये ऑलमोस्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टन है तो ये ऑलमोस्ट 0.55 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस केस में स्लीव फ्रिक्शन जो है वो दो चीज़ें होंगी उसमें।
फर्स्ट पार्ट होगा और सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में अल्फ़ा 0.9 समथिंग, कोहेजन 1400 का हाफ 700 हो जाएगी। और सरफेस एरिया में क्या होगा कि जब आप टॉप पोर्शन के लिए इसको देख रहे हैं, ठीक है, 20 फीट लेयर के लिए देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, पाई इंटू डी, जो 12 इंची या 1 फीट है, मल्टीप्लाइड बाय 20। तो ये फर्स्ट पोर्शन आ जाएगा। फिर सेकंड पोर्शन में आप क्या करेंगे, अल्फ़ा 0.55 आया था हमारे पास, सी जो है वो 2000 हो जाएगा। और उसके बाद जो एरिया ऑफ द सरफेस है वो पाई इंटू डी इंटू 15 होगा। तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल स्लीप फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को जब सम करेंगे तो ओवरऑल स्लीप फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, प्लस सी एन सी इंटू टिप। सी अगेन जो है, अब ये देखें, इसमें जब टिप रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो आपने उस सॉइल को कंसीडर करना है जहाँ पे पाइल को प्लेस किया गया है, ठीक है। जैसे सेकंड सॉइल में पाइल को प्लेस किया गया है जिसके लिए क्यू यू की वैल्यू 4000 है। तो जो टिप रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है, जो टिप रेजिस्टेंस वाला फैक्टर है, उसमें सी की वैल्यू 2000 होगी, एन सी अगेन 9 होगा, और जो एरिया ऑफ द टिप है वो क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्केयर, ठीक है। तो ये करके आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। उन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास इस पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये अगेन इसको सॉल्व करके देखें, कोई इशू तो नहीं आ रहा, और वैल्यूज़ क्या बन रही हैं आपके पास।
ओके क्लास, इसके बाद हमारी आज की लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि पाइल का हमें डायमीटर दिया गया है 0.36 मीटर, सॉरी स्क्वायर कंक्रीट पाइल है। ठीक है, तो डाया की इसका जो है वो 0.36 आ जाएगा। जब आप सरफेस एरिया वगैरह इस तरह चीज़ें फाइंड कर रहे होंगे तो उसमें ये 0.36 को यूज़ करेंगे आप। और द डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ द पाइल इज़ 360 किलो न्यूटन। द नेसेसरी लेंथ ऑफ द पाइल इफ़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 2। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे इन क्वेश्चन में आपने करनी है, जब क्यू अल्टीमेट फाइंड कर लेंगे तो उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिज़ाइन कैपेसिटी आएगी। ठीक है, तो अगेन बाकी प्रोसीजर सारे के सारा सेम होगा। क्यू अल्टीमेट आप वैसे ही फाइंड करेंगे, डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आएगा। क्यू अल्टीमेट आपको गिवन है, ठीक है, डिज़ाइन कैपेसिटी सॉरी गिवन है आपको, और एरिया ऑफ सरफेस जब आप फाइंड कर रहे होंगे तो ठीक है, जब सर्कुलर पाइल थी तो उसमें सर्कमफेरेंस जो है वो पाई इंटू डी के इक्वल होता था। ये स्क्वायर पाइल है तो इसमें सर्कमफेरेंस जो है वो 4 इंटू 0.36 या जितनी भी उसकी लेंथ दी हुई है एक साइड की उसके इक्वल होगा। उसके बाद आपको याद होगा कि हम सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे थे पाइल की लेंथ से या एम्बेडेड लेंथ से, और इस केस में हमने वही एम्बेडेड लेंथ ही फाइंड करनी है। तो क्या होगा कि क्यू अल्टीमेट डिज़ाइन कैपेसिटी जो है हमें गिवन है। ठीक है, डिज़ाइन कैपेसिटी हमारे पास 360 किलो न्यूटन है, तो अल्टीमेट कैपेसिटी जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का 2 का है, तो अल्टीमेट कैपेसिटी जो है उसका डबल हो जाएगी, 720 किलो न्यूटन हो जाएगी। इस इक्वेशन पे आप आ जाएं, क्यू अल्टीमेट इज इक्वल टू 720 किलो न्यूटन। अल्फ़ा अगेन क्यू यू को फाइंड कर क्यू यू को यूज़ करते हुए आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्यू यू हमारे पास 115 है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे याद रखिएगा। तो अगेन इसको जो है टन पर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करके तो आप अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास 95.76 है, तो अगर 115 को कन्वर्ट करेंगे टन में तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 1.2 टन आ जाएगा। ठीक है, तो 1.2 यहाँ पे कहीं करके आएगा वही प्रोसीजर, और अल्फ़ा की वैल्यू जो 0.76 के करीब आ जाएगी हमारे पास इस क्वेश्चन में। ठीक है, अल्फ़ा आ गया। उसके बाद सी जो है वो क्यू यू का हाफ होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 67.5। ठीक है, इस केस में जो सी की वैल्यू है वो 67.5 हो जाएगी। सरफेस एरिया जो है वो 4 इंटू 0.36 मल्टीप्लाइड बाई एल के इक्वल होगा। ठीक है, क्यू अल्टीमेट 720, ये 0.76 जितना भी अभी आया था हमारे पास, और सी जो है 67.5। सरफेस एरिया पाई इंटू सरफेस एरिया 4 इंटू 0.36 मल्टीप्लाइड बाय एल, जो एम्बेडेड लेंथ है जो कि हमने एक्चुअली फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, प्लस सी की वैल्यू अगेन 67.5 एंड सी 9, और टिप का एरिया क्या होगा, स्क्वायर शेप पायल है तो उसका टिप एरिया जो है 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 0.36 ही होगा। ठीक है, क्योंकि अब जो भी साइड लेंथ है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं या उसका स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ जाता है। इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ आपके पास नाउन होंगी, सिर्फ एक इसमें एल जो है एम्बेडेड लेंथ अननाउन है, और वही आपने फाइंड करनी है। तो इसको भी सॉल्व करके देखें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप एंड पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।